हेलो गाइस, तो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। आई एम स्टार्टिंग विद द क्लास 10th। सबसे पहले हम चैप्टर 11 करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। आपको पैटर्न बता देती हूँ कि हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं डिस्कस करेंगे, जो भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी हाईलाइट और कीवर्ड्स वगैरह अंडरलाइन कर दिए हैं जो अपने को डिस्कस करने हैं। सो स्टार्टिंग विद द सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी ही डेफिनेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और ये एक कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है कि ये बहुत ही ईजिली यूज़ हो सकती है, क्योंकि मैकेनिकल टाइप भी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होती है, केमिकल एनर्जी भी होती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रिकली वो सबसे ईजी है टू हैंडल। तो इसमें मेनली हमें डिस्कस करना है कि इसको कंस्टिट्यूट क्या क्या करता है, इसका फ्लो कैसे होता है, इसको कंट्रोल और रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, और इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है और इसके हीटिंग इफेक्ट क्या हैं, इनको हम मेनली डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट क्या है। पहले आपको करंट पता होना चाहिए। करंट मतलब धारा। जैसे इसमें है एयर करंट एंड वाटर करंट, कि हवा बहती है, हवा का वेग होता है, पानी बहता है, पानी की तरंगें होती हैं। तो आपको पानी बहता कैसे है उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो नदियों में पानी बहता है वो ऐसे ही नहीं बहता, क्योंकि अगर मान लो आप एक ट्यूब ले लोगे, ट्यूब में सिंपली पानी है, क्या वो पानी भी बहेगा? नहीं बहेगा, क्योंकि वो एक स्टेबल ट्यूब है। आप बोतल में पानी भर के रखो, बोतल को नीचे रखोगे तो वो पानी वैसा ही रहेगा। उसमें एक करंट आने के लिए, पानी की तरंग आने के लिए उसमें प्रेशर बनना चाहिए। अगर आप मान लो कि यहाँ पे एक टैंक है और यहाँ पे भी एक टैंक है, इस टैंक में ऊपर तक पानी भर दो और इस टैंक में कम पानी है, तो ऑब्वियसली इस एंड पर जो प्रेशर है वो पानी का ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इधर पानी है। तो उधर से पानी प्रेशर बनने की वजह से पानी इधर आएगा और उसकी करंट बनेगी, उसकी तरंग बनेगी। तो सिमिलरली ये सारी करंट की जो प्रोसेस है ये बनने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम करंट होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का करंट कैसे होगा? अब जैसे ही आपने पानी वाला अपनी टैंक की एग्जांपल लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी सर्किट्स होते हैं, जो सर्किट एक इस तरीके से कंप्लीट होते हैं और उस सर्किट में करंट बहता है। और उस सर्किट में करंट बहने के लिए बीच में कहीं भी अगर अपन सेल लगा रहे हैं कोई, तो उस सेल में अगर करंट तब बहेगा जब वहाँ पे हम सेल लगा देंगे, तो वो सर्किट एक कंप्लीट हो जाएगा। और वो सेल का काम ही ये है, सेल में आप देखोगे सेल प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, तो जो करंट है वो प्लस से माइनस की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें जैसे पानी का मैंने बताया कि टैंक में प्रेशर बनना चाहिए, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक करंट है, जो सर्किट है, उस सर्किट में एक दोनों एंड्स की तरफ चार्जेस होने चाहिए, जो उसको एक अलग अलग पोटेंशियल दे सके कि प्लस से माइनस की तरफ करंट जाएगा। वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक टॉर्च की एग्जांपल ली है कि टॉर्च की स्विच इज ऑन, ए स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। कि बल्ब है, उसमें सेल लगा है, लेकिन वो अभी नहीं ग्लो कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी उसका स्विच ऑन नहीं किया। अगर ऑन करेंगे तो उसका जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब है जो ग्लो करेगा। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप ये देखो कि अगर ये सर्किट है, इस सर्किट को क्लोज ही होना चाहिए। अगर मान लो आप एक वायर ले रहे हो और वायर को यहाँ तक छोड़ दिया और यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो वो बल्ब अपने आप नहीं जलेगा, क्योंकि वो बल्ब वायर से कनेक्टेड ही नहीं है। क्लोज मतलब पूरा ये इसके साथ कनेक्ट होकर ये पूरा एक क्लोज शेप बन गई है, तो उस सर्किट को क्लोज होना चाहिए। सर्किट इसी चीज़ को बोलते हैं, जो वायर में जो चीज़ें लगी होती हैं कि वो एक सर्किट है और उसके अंदर ही इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रिक को भी नाम है जो इलेक्ट्रॉन से मिला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है जो इलेक्ट्रॉन के बहने से ही बनती है। जैसे रिवर है, रिवर में सारा पानी है, तो पानी कैसे बहता है? पानी के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉपलेट्स इसमें फ्लो करते हैं। तो सिमिलरली इसमें जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो जब नेगेटिव चार्ज इसमें फ्लो करता है तब इसमें जो करंट है वो बनता है। देन इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं? जब एक चार्ज फ्लो करता है। चार्ज कौन सा? अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उससे नेगेटिव चार्ज होता है। तो करंट फ्लो होने के लिए जो भी करंट बनता है, इलेक्ट्रिसिटी अपनी जनरेट हो रही है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मूव होने से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया इन द यूनिट टाइम, कि इतने टाइम में इतने एरिया में से कितने चार्जेस, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं।
सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट्स द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है कि उसमें चार्जेस बहता रहता है, उसमें वायर में कोई भी वायर हो सकती है, जैसे मोस्टली हम घर में कॉपर की वायर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नॉन, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें तब पता भी नहीं था जब इलेक्ट्रिसिटी वॉज ऑब्जर्व, जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ढूंढा गया, पता किया गया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स की कोई नॉलेज नहीं थी। तब कंसीडर्ड क्या माना जाता था कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वॉज टेकन टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब तब ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज ही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी है, और जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उधर ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तब ये माना जाता था, क्योंकि तब इलेक्ट्रॉन की कोई खोज नहीं हुई थी। बट रियल में क्या होता है, इट इज़ द ऑपोजिट। ये आपको याद रखना है कि इट इज़ ऑपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर करंट है कोई सर्किट में और करंट है जो वो इधर वाली साइड जा रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन पहले जब नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तब ये माना जाता था कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और जिस साइड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी साइड ही करंट जा रहा है, पहले ये माना जाता था। देन नेक्स्ट, अब सब चीज़ की एक एक टर्म है, किसी को मतलब ABC में से नाम दिए गए हैं, वो आपको याद रखने हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है I = Q/T, जिसमें I है करंट, Q है चार्ज और T है टाइम। इफ नेट चार्ज Q, मतलब अगर मान लो कि Q चार्ज है, चार्ज किसको बोला है, इलेक्ट्रॉन को, फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन मतलब आप उसको मान लो कि जगह कितनी है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसको बोलते हैं कि जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर बोलेंगे आप कोई भी वायर को जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया की जितने जगह में से वो जा रहा है चार्ज इन टाइम टी की, टी टाइम में से, देन द करंट आई, और उसका उसमें से करंट क्या होगा कि अगर मान लो अब इसकी यूनिट्स हैं, जैसे ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की, मतलब क्यू की, कूलम C, मतलब अगर C कूलम है, 1 कूलम चार्ज अगर जाएगा 1 सेकेंड में, ठीक है, I = Q/T है, तो 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में जाएगा, तो वो एक करंट बनाएगा और वो 1 एम्पियर होगा, क्योंकि जो इसकी करंट की SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जो इसमें दे भी रखी है। अब जो SI यूनिट है चार्ज की वो कूलम है, कंटेन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर आप एक कूलम बोलोगे कि एक कूलम चार्ज है, तो एक कूलम चार्ज का मतलब कितना है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं मिलके एक कूलम चार्ज को बनाते हैं। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का चार्ज होता है, तो उसकी भी अपने को पता होना चाहिए कि उसमें चार्ज सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, तो वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड देन बाकियों की भी यूनिट इन्होंने दे रखी है कि जो करंट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पियर में, और उसको कैपिटल A से लिखा जाता है, और क्यू का भी याद रखना है आपको कि क्यू की SI यूनिट कूलम है जिसको C से लिखा जाता है, और टाइम की SI यूनिट हम सेकंड को मानते हैं। और न्यूमेरिकल्स में भी अगर SI यूनिट टाइम की मिनट्स या आवर्स में दी रखी है, तो उसको भी SI यूनिट कन्वर्ट करके सेकंड में निकाल के फिर ही आपको सम सॉल्व करना है। देन नेक्स्ट इज 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। कि 1 एम्पियर, जो ये मैंने अभी जो इसको बताया था कि यहाँ पे ये फॉर्मूले से बताया था कि 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में एक कूलम चार्ज जब जाएगा तब 1 एम्पियर जो करंट है वो निकलेगा, जो ये लिख रखा है। अब अगर कोई बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जिसको ज़्यादा करंट चाहिए ही नहीं, तो वहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज़ यूज़ होती है, जैसे कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, और उनकी वैल्यू भी दे रखी है। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, वैसे सिमिलर है, ठीक है। 1 मिली एम्पियर होगा जो वो 10⁻³ हो जाएगा, और जो 1 माइक्रो एम्पियर होगा वो -6 हो जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम इसको मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, उसको एमीटर बोलते हैं। इसको भी हम सर्किट के साथ ही लगाते हैं। धीरे धीरे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आपको सारी टर्म्स क्लियर लिखी जाएंगी कि क्या चीज़ कैसे कहाँ पे लगती है। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि जो एमीटर लगता है वो हमेशा सीरीज़ में ज्वाइन होता है। अब सीरीज़ क्या होता है वो आपको समझा देती हूँ। जैसे ये एक सर्किट है, इसमें आप देखो ये एरो बनाए हुए हैं। अब ये एरो एक करंट को फ्लो करते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है I = करंट, कि ये करंट इधर से फ्लो कर रहा है। जो ये साइन है ये एक बल्ब का साइन है कि यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। ये है एमीटर, एमीटर में प्लस और माइनस चार्ज दिखा रखा है।
ये बैटरी सेल को डिफाइन करता है ये साइन कि एक तरफ प्लस है और माइनस है, और ये हमारी की होती है जिसको बीच में डॉट लगा है या डॉट नहीं भी होता वो आपको सारा आगे आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। अब सीरीज़ में क्या है, जैसे मान लो कि ये सर्किट है, यहाँ पे ए लग गया, फिर यहाँ पे मान लो दोबारा लगा दिया, यहाँ पे दोबारा लगा दिया। जब ऐसे लाइन में लगे होते हैं तो उसको सीरीज़ बोलते हैं। कई बार क्या होता है ये पैरेलल में भी लगे होते हैं, मान लो यहाँ पे लगा था, एक इसके नीचे करके यहाँ पे लगा दिया, ऐसे जॉइन कर दिया, या ऊपर से मतलब इनको पैरेलल ही लगा दिया। करंट ये जा रहा है सीधा 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 जा रहा है, लेकिन इनको ऊपर नीचे बांट दिया, तो इसको बोलते हैं पैरेलल। तो इन्होंने सीरीज़ का बोला है, तो इसलिए याद रखना कि जो ये एमीटर होता है इसको हमेशा हम सीरीज़ में ही लगाते हैं। देन नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल टू द नेगेटिव। मतलब जो इलेक्ट्रिक सेल लगा होगा उसका हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, वो उसकी तरफ ही इलेक्ट्रिक करंट है जो जाएगा। अब जैसे ये पहला न्यूमेरिकल आ गया, अब हमने ऊपर पढ़ लिया, ये एक फॉर्मूला पढ़ा है कि I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, तो उसी पे बेस दे ये हमारा न्यूमेरिकल है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, एम्पियर अब इन्होंने ऐसा यूनिट दे रखी है, तो अपने को अपने पता होना चाहिए कि जो एम्पियर है वो करंट की यूनिट है, और करंट को अपन I से लिखते हैं। तो 1.5 एम्पियर करंट है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। ये टाइम दे रखा है। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो करंट है वो एम्पियर में दे रखा है, ऐसा यूनिट है, लेकिन अब टाइम है जो वो मिनट्स में आ गया, ये ऐसा यूनिट नहीं है। टाइम की ऐसा यूनिट मैंने आपको पहले बताई थी कि सेकंड है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करके ही आपको सम निकालना पड़ेगा। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T था, तो इसमें अगर अब चार्ज निकालना है IOT दिया होगा तो T उधर चला जाएगा, तो सिमिलरली Q इज इक्वल टू IT है, तो यहाँ पे अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करके फिर इन्होंने आंसर निकाला है। अब Q की जो Q अपन चार्ज को बोलते हैं और इसकी ऐसा यूनिट कूलम है, तो यहाँ पे 300 के साथ कूलम का C भी लगाना है। आपको यूनिट के भी नंबर मिलेंगे, यूनिट आपको मिस नहीं करना। देन नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो नाउ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये वही चीज़ आ गई जो प्रेशर मैंने आपको वाटर टैंक वाला एग्जांपल लेके बताया था कि पोटेंशियल होना चाहिए एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अगर एक वायर में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं तो वो पड़े रहेंगे, उनको ज़रूरत क्या है इधर से उधर मूव करने की, तो मूव करने के लिए प्रेशर बनाना पड़ता है, और उसी प्रेशर को बनाने का तरीका एक सेल है। सेल का काम ही ये है कि वो अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव एंड रखता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस होता है कि इधर पोटेंशियल ज़्यादा है इधर कम है, उसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, अदरवाइज वो मूव ही नहीं करेंगे, तो उसी को बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाता कौन है, तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। जो भी कोई ट्यूब है उसके दो एंड से प्रेशर बनता है, उसी को वो मूव करते हैं, तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रिकल प्रेशर देते हैं किसी को तो उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और ये कौन करता है, मे बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी, बैटरी भी कर सकती है, इलेक्ट्रिक सेल भी लगा हो सकता है उसमें। नेक्स्ट, ए सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर कोई करंट हम नहीं भी ले रहे तो सेल का काम ही ये है कि वो टू एंड पे डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल बना देता है ताकि करंट फ्लो हो सके, सेल का यही काम है। The next, electric potential difference between 2 points is in an electric circuit. एक सर्किट में जो potential difference होता है carrying some current as the work done to move a unit charge from one point to the other. Now this is second formula, V is equal to W upon Q. जो potential difference है, जो जिसकी अभी अपने बात की है, उसको V बोलते हैं, वोल्टेज होते हैं वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, कि जितना वर्क डन हो रहा है अपॉन चार्ज। और वर्क डन क्या होगा कि जब सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो जो फ्लो हो रहे हैं वो कितनी स्पीड से फ्लो हो रहे हैं, एक टाइम में कितने एरिया में से फ्लो हो रहे हैं, उनको फ्लो कराने में कितनी एनर्जी यूज हो रही है, उस सारे को वर्क डन बोलते हैं। देन वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, अ यूनिट चार्ज मीन्स वन चार्ज, वन कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर। अगर यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक किसी इलेक्ट्रॉन को लेके जाना है तो उसको लेके जाने में जितनी एनर्जी लग रही है उसको वर्क डन बोलेंगे। तो इन्होंने ये रखे, एक सेकंड के टाइम में एक कूलम चार्ज को लेके जाने के लिए जितना वर्क डन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट्स के बीच में। अब इसकी भी ऐसा यूनिट बता रखी है, ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी हो गई वोल्टेज, और 1 जूल ऑफ वर्क चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, ये
फॉर्मूले में इनकी ऐसा यूनिट लिख के बता रखी है कि अगर 1 जूल ऑफ वर्क होगा अपॉन 1 कूलम चार्ज होगा तब 1 वोल्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय अ मीन्स ऑफ एन, अब जैसे अमीटर देखा था कि करंट है जो वो कैसे मेजर हो रहा है अमीटर से, अब वैसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो V है वो किससे मेजर होगा वोल्टामीटर से। अब उसकी हमने देखा था कि वो हमेशा सीरीज में होना चाहिए, तो इसका भी हमेशा याद रखना है कि जो ये है हमेशा वोल्टामीटर हमें पैरेलल में ही कनेक्ट करना है तो ही हमें सही रीडिंग्स मिलेंगी। अब नेक्स्ट इसका जब फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक एग्जांपल है हाउ मच वर्क डन, वर्क बताना है कितना हुआ है। अब मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, अब चार्ज पता है 2 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है कि 12 वोल्ट है। अब फॉर्मूला भी आपको पता है कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q है, तो सिंपली W की अब W पता करना है तो Q इधर आ जाएगा, तो W क्या हो जाएगा V इंटू Q, तो V कितना है 12 और Q कितना है 2, और दोनों की जो यूनिट है कूलम और वोल्ट ये भी सही है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट है सर्किट डायग्राम। अब वही जो सर्किट डायग्राम्स में साइंस थे वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन सा साइन किस चीज़ के लिए। अगर ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक सेल है, अगर ये 2-3 लगे हुए हैं, 2 भी लगे हैं, जितने भी लगे हो सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो गया कि ज़्यादा लगे हुए हैं, और ये इसको की बोलते हैं। अगर इसमें डॉट नहीं बना हुआ है तो ये ओपन है, और अगर डॉट बना हुआ है तो ये क्लोज है, और अगर ऐसा है तो ये एक वायर ज्वाइंट है कि अलग से एक वायर का टुकड़ा जोड़ा हुआ है उसमें, और अगर ऊपर से किया हुआ है तो मतलब वो ज्वाइनिंग नहीं है लेकिन वायर क्लोज कर रही है। देन नेक्स्ट ये भी मैंने आपको बता दिया था कि ये बल्ब का साइन है। रेजिस्टेंस, रेहोस्टेट ये क्या होते हैं ये आगे आपके टॉपिक्स में आ जाएंगे, लेकिन इनके साइन ये होते हैं। और एमीटर का साइन आ चुका है, वोल्टामीटर का साइन भी ये रहा। बस इसको याद रखना है कि जो अमीटर है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करना है, और जो वोल्टामीटर है वो हमेशा हमको पैरेलल में ही कनेक्ट करना है सर्किट के। देन नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ में आप सारा रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे। अब ओम्स लॉ क्या है, ये एक रेशो को डिफाइन करेगा, फिर आप रेजिस्टेंस पे पहुंचोगे। जैसे ये एक सेल है, एक्टिविटी के थ्रू इन्होंने बता रखा है। अब इस सेल में इन्होंने एमीटर लगा दिया, वोल्टामीटर लगा दिया, एक की लगाई हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहाँ पे ये भी आप वोल्टेज नहीं है, एक तरह के सेल समझ लो आप। वोल्टामीटर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बैटरीज लगा रखी हैं। अब ये एक एक्टिविटी है जिसमें इन्होंने कहा है कि आप पहले बार सिर्फ एक बैटरी लगा के देखो, और उसके बाद एमीटर की और वोल्टामीटर की दोनों की रीडिंग चेक करोगे कितनी कितनी आ रही है। फिर डबल बैटरी लगा के, ट्रिपल बैटरी, 4 बैटरी अलग अलग लगा के आप सारी रीडिंग्स यहाँ पे आप ले सकते हो। उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके देखो, उसकी एवरेज निकालो कि सबकी एवरेज कितनी कितनी आ रही है। तो उसमें से आपको क्या पता चलेगा कि उसका एक ग्राफ बनेगा, एम्पियर की रीडिंग और जो वोल्टेज की रीडिंग है उसका ग्राफ क्या बनेगा, सीधा बनेगा। मतलब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि अगर आपका करंट, यहाँ पे आपको बना के दिखा देते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब अगर आप करंट 1 ले रहे हो तो इधर से वोल्टामीटर भी 1 आ रहा है, अगर करंट 2 ले रहे हो तो वोल्टामीटर भी 2 आ रही है, करंट 3 आ रहा है तो वोल्टेज भी 3 आ रही है, और अमीटर में अगर रीडिंग आपकी 4 आ रही है तो वोल्टामीटर में भी रीडिंग 4 आ रही है। और ये जो पॉइंट्स है अगर इनको मैच करेंगे तो ये सीधा ग्राफ बनता है। तो ये इसमें यही ग्राफ शो कर रखा है। ये मैंने आपको सिंपली 1 2 3 4 करके समझा दिया ताकि आपको इसमें पॉइंट्स में दिक्कत ना आए समझने के लिए। तो ये एक रीडिंग है कि जब हम इसमें ऐसे रीडिंग लेंगे अलग अलग कि एक बैटरी की रीडिंग अलग है, दूसरी की अलग, उस रीडिंग का जब ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ ये बनेगा। तो उससे हमें क्या समझ आता है कि ये जो वैल्यू है, अब इसको वैल्यू अगर अपॉन में रख के देखें, 1/1 क्या होगा, 1 होगा, 2/2 क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा, 3/3 क्या होगा, ये भी 1 आ जाएगा। मतलब इसका कांस्टेंट ही रहेगा ये। तो इसमें यही शो कर रखा है कि V/I इज़ अ कांस्टेंट रेशो, कि उसकी जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस V है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता देती हूँ। पहले प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है ये। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि वो किस पे डिपेंड करता है, कि अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो वो भी बढ़ेगी। मतलब जैसे इन्होंने अब बोला है
पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज है वो करंट फ्लोइंग मतलब आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वोल्टेज है वो डबल हो जाएगी तो आई है जो वो भी डबल हो जाएगी, इसका मतलब ये है। और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो यही होता है, अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ कि 1/i, तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगी ये डबल हो गया तो एम्पियर डबल नहीं होगा, ये हाफ हो जाएगा। तो ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी, ये प्रोपोर्शनैलिटी के साइन होते हैं और इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि ये डायरेक्ट लिंक में है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और इसको इन्वर्सली बोलते हैं जो 1/, में आ जाता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और वो रेशियोज में होते हैं। तो सिमिलरली इन्होंने बोला है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट फ्लोइंग के, मतलब V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I। देन टेम्परेचर रिमेन द सेम, ये बात याद रखनी कि टेम्परेचर सेम है क्योंकि हर फैक्टर अप्लाइड हैं, हर फैक्टर बहुत इफेक्ट डालते हैं। अगर टेम्परेचर सेम रखेंगे तब की बात है कि वो उसमें रहेगा। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो यहाँ पे इसका कांस्टेंट R है, तो जब V को कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल टू लगाना है तो I के साथ में R भी लगेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि V इज इक्वल टू IR। और जो R लगा है वो ही कांस्टेंट है क्योंकि इनकी जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो जो ये R है, R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस, उसी को उसकी रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस वर्ड को आप सिंपली रोक रुकावट से समझ सकते हो कि रुकावट भी चाहिए होती है, जैसे घर में बोलते हैं कि डिम लाइट हो गई या लाइट ज़्यादा आ गई तो कोई चीज़ ख़राब हो गई, फूक गया कुछ, है ना, तो वो ये इसी वजह से होती है कि करंट को कंट्रोल में रखा जा सके। मान लो अगर कोई बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, उसमें करंट तो मान लो 1 एम्पियर का ही चाहिए, लेकिन बिजली ज़्यादा आ गई, 5 एम्पियर 7 एम्पियर करंट पूरा फुल उसको मिल रहा है, तो वो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। सिमिलरली ये चीज़ें हैं, तो रेजिस्टेंस इसी चीज़ का काम करती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोक करना, रेजिस्ट करना किसी चीज़ को, रुकावट बनना। तो जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है उतना ही दिया जाता है, अगर करंट ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए जाते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं रेजिस्टेंस। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे भी कोई मेटलिक कंडक्टर ही लगाया जाता है, रेजिस्टेंस कोई अलग से चीज़ नहीं है, कोई वायर्स ही होती हैं, कंडक्टर होते हैं जो चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं। और इसकी भी यूनिट है, तो SI यूनिट इसकी क्या है, ओम। ओम इसको ग्रीक वर्ड इससे लिखते हैं और इसको बोलते हैं ओम है, और इसको R इज इक्वल टू V/I बोल सकते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू R है, ये है, या IR है, तो सिंपली R की वैल्यू को अपन V/I बोलेंगे। अब इसमें भी क्या है कि अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर करंट है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। नाउ करंट थ्रू अ रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के, वो यहाँ से भी देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है क्योंकि जो 1 एम्पियर है वो 1 ओम के इन्वर्सली है, वो 1 ओम ऊपर है और इधर 1 एम्पियर है जो अपॉन के नीचे वाली साइड है, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट गेट हाफ, तो ये वही चीज़ आ गई जो अभी मैंने एक्सप्लेन करी है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो जो करंट है वो हाफ हो जाएगा। एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि जो कोई भी कंपोनेंट है जो करंट को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा, लेकिन उसका वोल्टेज उतना ही रहना चाहिए, तो उसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। और एक डिवाइस भी लगाई जाती है रेजिस्टेट, जिसका ऊपर भी नाम आया था जहाँ पे शेप्स बनी हुई थी, इज ओपन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अगर आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है कि अभी पहले ज़्यादा रेजिस्टेंस था, कम करना है, तो उसको रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने के लिए जो लगाया जाता है उसको रेजिस्टेट बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज, ये एक्टिविटीज़ है सारी, मतलब जैसे ये सर्किट बनाया हुआ है, यहाँ पे एमीटर लगा दिया, बैटरी लगाई है, कीज लगाई हैं, और ये 3 अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, टॉर्च दे रखी है, बल्ब दे रखा है, और ये नाइक्रोम वायर दे रखी है कि यहाँ पे जो XY है इस प्लेस पे इन तीनों चीज़ों को अलग अलग लगा के देखना है, आपको रीडिंग देखनी है। ये सारा आपको क्लासेस में करवाया गया होगा एक्सपेरिमेंट कि सबकी अलग अलग जो वैल्यू आती हैं, तो इसे आप ऑब्जर्व क्या कर सकते हो, कंपोनेंट ऑफ ए गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास करवा सकता है, तो ईजिली पास क्या चीज़ करवाएगी, अगर उसको ज़्यादा रोकेंगे तो करंट ईजिली जाएगा, या उसको छोड़ देंगे तो ईजिली जाएगा, अगर छोड़ देंगे तो ईजिली जाएगा ना,
तो जिसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल कम होगी, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, वो बहुत गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसमें यही बताया है, कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस बहुत लो है वो एक गुड कंडक्टर होगा। एक कंडक्टर हैविंग सम एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टेंस अच्छी होगी उसको रेजिस्टर बोल देंगे, कि अगर वो रेजिस्ट कर सकता है तो उसे एज ए रेजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। और हायर रेजिस्टेंस, अगर जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है किसी भी मेटल की, तो उसको पुअर कंडक्टर बोलते हैं, कि उसमें से बिजली पास ही नहीं हो सकती। और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो तो होते ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि उनकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। देन नेक्स्ट इज फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब वो फैक्टर्स देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। यहाँ पे भी अब ये एक्टिविटी दे रखी है, इसमें ये सर्किट है, ये डिफरेंट है, 1 2 3 और 4 की लगा हुआ है, अमीटर है, यहाँ पे बैटरी है। अब ये 1 2 3 4 क्या है, यहाँ पे इन्होंने अलग अलग रीडिंग दे के, ये भी एक एक्टिविटी है कि पहले ये इतनी सी वायर थी, उसके बाद सेकंड नंबर वाली वायर, इसमें क्या डिफरेंस है कि वायर की लेंथ डबल है, मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ डबल है। थर्ड में क्या कर दिया कि लेंथ उतनी रखी है लेकिन जो इसका एरिया है वो डबल कर दिया। और उसके बाद फोर्थ में क्या है, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, मतलब मोटाई भी सेम है उसकी, लेकिन उसका मटेरियल ही चेंज कर दिया, कोई और मेटल की वायर लगा दी। तो हम चारों केसेस में अमीटर की रीडिंग देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आएगा। तो वो ऑब्जर्व करने के बाद इसमें क्या है कि अमीटर रीडिंग डिक्रीजेज 1/2, हाफ हो जाती है मीटर की रीडिंग कब, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अगर लेंथ को डबल कर देते हैं, मतलब सेकंड टाइम वाली अगर डबल लेंथ वाली वहाँ पे वायर लगा दी, तो जो एमीटर की रीडिंग है वो हाफ हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो एमीटर की रीडिंग है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगी तो वो कम होगी, अगर लेंथ कम होगी तो वो बढ़ जाएगी, तो वो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल हो गई। एंड देन अमीटर रीडिंग इंक्रीज व्हेन ए थिकर वायर, और जब वायर मोटी लगाई, जो थर्ड नंबर वाली थी, थिकर वायर लगाई, तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। एंड चेंज इन अमीटर रीडिंग ऑब्जर्व डिफरेंट मटेरियल सेम लेंथ सेम एरिया, जब सेम एरिया और सेम लेंथ की लगाई तब भी उसमें रीडिंग्स में चेंज हुआ। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो 3 चीज़ों पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ दी मटेरियल, तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब इसमें क्या है, जो एरिया है लेंथ के पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों को सेम एक ही फॉर्मूला में रखी है, लेंथ और एम्पियर में। अब प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटेगा, इक्वल आएगा, तो उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, और ये कांस्टेंट आ गया रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और इसका ये साइन है, इसको रो बोलते हैं। और इसकी जैसे रेजिस्टेंस की ये लिखा हुआ है ओम मीटर, जैसे रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट सिर्फ ओम थी, तो रेजिस्टिविटी की जो ऐसा यूनिट है वो ओम मीटर है। अब इसमें इसकी डेफिनेशन भी है, इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, और इसकी ऐसा यूनिट है जो ओम मीटर है। द नेक्स्ट, मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल्स हैं और अलॉयज हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, इसीलिए जितनी भी वायरिंग यूज़ होती है वो मेटेलिक वायर भी होती हैं, क्योंकि वायरिंग में रेजिस्टिविटी कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकती हैं। और उनकी रेंज क्या होती है, 10⁻⁻8 -6, ये उनकी रेंजेस होती हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और जो इंसुलेटर्स हैं, लाइक रबर हो गया, ग्लास हो गया, अब आप खुद ही इमेजिन करो कि एक आपके पास ग्लास है, मतलब शीशा है या एक रबड़ है, उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी नहीं जाएगी, क्योंकि वो इंसुलेटर्स हैं और उनकी रेजिस्टिविटी के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं। उनकी वैल्यू 10⁻12 17 उनकी प्लस में है, यहाँ पे 10⁻⁻8 और -6 है, वहाँ पे माइनस नहीं है, वहाँ पे प्लस है। उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हाई है। देन बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के पे भी इनकी डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अब अलॉयज और मेटल्स में क्या डिफरेंस है, अलॉय होता है जिसमें से मेटल अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, जैसे ही जहाँ से हम चीज़ें निकालते हैं पहाड़ों में से खुदाई करके, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, सबसे पहले और मिलते हैं या अलॉयज मिलते हैं, उसमें से हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है मेटल्स। तो वो मेटल्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले जो अलॉयज होते हैं उसमें जो रेजिस्टिविटी होती है ऑफ एन अलॉय हायर होती है उसके मेटल से। अलॉयज डू नॉट, उसका रीज़न क्या है, जो अलॉयज हैं वो ऑक्सीडाइज बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते। कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल, अब क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते तो वो कहाँ यूज़ होते हैं, हीटिंग डिवाइसेज में, लाइक आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, वहाँ पे उनको यूज़ किया जाता है।
अब जैसे टंगस्टन है, टंगस्टन इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो टंगस्टन है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है। अब जैसे बल्ब लगा हुआ, उसमें आपने देखा होगा कोई फ्यूज़ बल्ब है, उसमें बल्ब के अंदर एक तार सी होती है, उसको बोल देते हैं कि ये फ्यूज़ हो गया। तो वो एक तार होती है, वो टंगस्टन की ही तार होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3000 समथिंग कुछ होता है। तो अगर आप देखो कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बस उस वायर में से पास हो रही है, लेकिन उस वायर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि वो पिघल सके, इसलिए ही वहाँ टंगस्टन लगाया जाता है कि वो पिघल ना जाए, वो लगातार वर्क में आता रहे, काम करता रहे, जलता रहे। तो उसको टंगस्टन मटेरियल का बनाया जाता है। और उस इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे यहाँ पे वेयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम ये भी यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन्स में यूज़ होता है। ये अलग अलग मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी की वैल्यूज़ भी दे रखी हैं। आप ये देखो कि कंडक्टर, अलॉयज़ और इंसुलेटर। इंसुलेटर्स तो बहुत ही पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इनकी तो पावर भी आप देखो कि पॉजिटिव में है। और जो कंडक्टर्स और अलॉयज़ हैं, इनकी 10⁻⁻8 और -6 में है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। अब वोल्टेज दिया हुआ है, आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट बताना है, तो सिंपली वही फॉर्मूला है VI = V/R। आप सिंपल निकाल लोगे, वैसे सेकंड का वोल्टेज दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और इसमें से इलेक्ट्रिक करंट आपको फाइंड करना है, सिंपल फॉर्मूला आप लगा के निकाल लोगे, ओम वाला। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज दिया है, करंट दिया है। अब आपको ये भी बोला है कि अगर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए, तो आप पहले तो सिंपली देख सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी अपन ने पढ़ी है कि जो V है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि अगर V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये रेशो वाइज भी अपन निकालने से पहले सीधा ही गैस कर सकते हैं कि अगर 60 से 120 हो गया, डबल हो गया, तो करंट भी डबल होके 8 हो जाएगा। आपका आंसर 8 ही आ रहा है। पर अब अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे कि R = V/I है, तो V/I पहले तो R की वैल्यू निकाल लेंगे इसके अकॉर्डिंग। जब R निकल आया, क्योंकि R तो कांस्टेंट है, वो तो पहले भी उतना ही रहेगा, बाद में भी उतना ही रहेगा, तो जब R की वैल्यू निकल आई, फिर बाद में R की वैल्यू वोल्टेज के साथ निकाल के करंट निकालेंगे कि जब 120 वोल्टेज बढ़ेगी तब करंट कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। वो आप सिंपली प्रोपोर्शनैलिटी से भी, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप वैसे भी समझ जाओगे। देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल। अब यहाँ पे लेंथ भी आ गई, 1 मीटर की लेंथ है, इतना ओम है, इतना टेम्परेचर है, सब कुछ दिया हुआ है। वायर की डायामीटर भी दे रखा है। अब डायामीटर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो एरिया पे डिपेंड करता है। अब एरिया का फॉर्मूला, वायर है तो वो सर्कल शेप में होती है, तो एरिया सर्कल का क्या होता है, πr²। अब यहाँ पे डायामीटर है तो आप इसका हाफ करके यूज़ कर सकते हो, या सीधा डायामीटर को d/2 का स्क्वायर कर सकते हो रेडियस निकालने के लिए। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी, अब ये फॉर्मूला था। अब इसमें एरिया की जगह पे आप इसको πr² है या पाई d/2 का स्क्वायर करोगे। अगर अब आपके पास रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो डायमीटर का इस पूरे का स्क्वायर करोगे तो ये d²/4 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब वायर ऑफ, इसमें भी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4। तो इन्होंने बोला कि अगर लेंथ को हाफ कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को डबल कर दें, तो अब रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले जो 4 है, तो सिंपली रेजिस्टेंस है, इसका सारी वैल्यूज़ निकाल के 4 ओम बन रहा है। और अगर न्यू वैल्यूज़ रखें कि लेंथ हाफ हो रही है और करंट डबल हो रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1/4 हो जाएगा। तो न्यू वैल्यू रेजिस्टेंस की 1 ओम में रह जाएगी। देन नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। अब रेजिस्टर देखेंगे, यहाँ जो मैंने सीरीज और पैरेलल वाला बताया था वो चीज़ इसमें आएगी। अब इसमें देखना है कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की, एक रेजिस्टर नहीं है, ज़्यादा रेजिस्टर लग रहे हैं, तो वो कैसे लगेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले सीरीज़ वाले दिखा रखे हैं कि ये देखो, एक रेजिस्टर, 2, 3, ये सारे लगातार एक ही लाइन में लगे हैं, तो इसको सीरीज़ में बोलेंगे। तो सीरीज, ये कनेक्टेड, ये पैरेलल वाले आ गए। देखो यही मैंने वहाँ पे बताया था कि सर्किट है, उसमें अगर एक ही लाइन में लगा तो वो सीरीज हो जाएगा, अगर ऊपर नीचे लगे हैं तो वो पैरेलल में शो होंगे। अब यही अमीटर और वोल्टामीटर का आपको याद रखना है कि जो अमीटर होगा वो सर्किट के साथ एक सीरीज में ही लगा होता है, और जो वोल्टामीटर लगता है वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, उसको करंट के साथ ही सीरीज में नहीं लगता वो कभी भी। अब सीरीज में क्या है कि अगर सीरीज में लगा रखे हैं, अब ये देखो 3 रजिस्टर्स डिफरेंट वैल्यू इन सीरीज लगाए हैं, सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर। तो उसमें आपको ये याद रखना है कि अगर सीरीज में लगा रखे हैं, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो
ये तो पैरेलल वाला है, ये रहा। अगर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ से जब करंट गुजरेगा तो सेम करंट आएगा, जितना करंट R1 में आया उतना ही R2 में जाएगा, उतना ही R3 में जाएगा, सेम। मतलब अगर सीरीज़ में है तो करंट की वैल्यू आई रहेगी सारों में, सब में सेम करंट रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे है, इस केस में क्या होगा, अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। R1 के लिए करंट I1 बन जाएगा, R2 के लिए करंट I2 बन जाएगा और R3 के लिए करंट I3 बन जाएगा। तो वो आपको याद रखना है कि इसमें करंट, और इसमें यही लिख रखा है सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, कि अगर सीरीज में होंगे तो सारे रजिस्टर्स में से सेम करंट ही जाएगा। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी। अब ये क्या है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखे हैं अलग अलग, V1, V2 और V3, इसमें तीनों अलग लगा रखे हैं। अब इसमें यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अलग अलग सीरीज़ का ये है कि अगर अपने को कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे ओम्स लॉ की फॉर्मूला है उसमें V इज इक्वल टू IR है, तो इसमें अगर R की वैल्यू डिफरेंट दे रखी है, R1, R2, R3, तो यहाँ पे R कौन सा लिखोगे, यहाँ पे टोटल करके R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये टोटल कब होगा, सीरीज में। अगर सीरीज में लगे तो सिंपली आप टोटल कर सकते हो, पैरेलल में इसका फॉर्मूला अलग होता है। और वैसे ही वोल्टेज भी सिंपल आप V1, V2, V3 को टोटल करके यहाँ पे लिख सकते हो। वही यहाँ पे बताया कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देन नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। अब ये वही है कि अलग अलग हो गया, तो V1, V2, V3 है, वैसे ही R1, R2, R3 है। और इसमें अगर वैल्यू दिखाएंगे तो ये दिखा रखा है कि सीरीज़ का, अगर सीरीज़ में रजिस्टर लगे हैं तो वो सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ। तो सेवरल रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन सीरीज, जब सीरीज में ज्वाइन होते हैं, देन रेजिस्टेंस ऑफ ए कम्बिनेशन RS मतलब R सीरीज इक्वल टू दी सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो अलग अलग हैं उनके सम करके ही रेजिस्टेंस जो RS निकालोगे आप सिंपली उनका सम करके निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ पे फिर से फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल है, 20 ओम है और 4 ओम है, 6 वोल्टेज की बैटरी है। अब दो इसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब एक ये रेजिस्टेंस है, आप ये मत सोचना कि ये एक ही साइन बना, मतलब जो बल्ब है, बल्ब भी एक तरह का रेजिस्टर काम करता है, उसमें जाके वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 4 का यहाँ अलग लगा है। अब ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं तो इसको हम सीरीज़ में ही काउंट करेंगे, तो ये सीरीज़ में है। तो सीरीज़ का अब पहला इन्होंने पूछा है कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस, तो ये तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, सीरीज में ये तो 4 + 20 24 हो गया। अब नेक्स्ट निकालना है, करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो इन्होंने देखो रेजिस्टेंस निकाला है, वो तो सिंपली ऐड हो गया। अब नेक्स्ट करंट निकालना है, तो V/RS हो गया। तो V बताया हुआ है इन्होंने, V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्टेज, तो सिंपली 6 वोल्टेज वैल्यू लिख के करंट की वैल्यू भी निकल आएगी। और इन दी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप कहोगे कि 6 वोल्टेज दे तो रखा है, लेकिन हमें अलग अलग का निकालना है, इस रेजिस्टेंस का अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो उसमें अलग अलग के लिए ये रहा, सिंपली इलेक्ट्रिक लैंप का कितना हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखेंगे। और करंट, क्योंकि सीरीज में हमने अभी डिस्कस किया था कि सीरीज में करंट सारे रेजिस्टेंस में सेम ही रहता है, तो करंट की वैल्यू यहाँ भी सेम रहेगी और अक्रॉस द कंडक्टर यहाँ भी सेम रहेगी। बस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे 20 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, डिफरेंट, तो वोल्टेज डिफरेंट हो जाएंगे। इसकी वोल्टेज 5 है, इसकी 1 है, तो टोटल 6 वोल्टेज होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब ये सेम ही चीज़ पैरेलल वाली दिखा रखी है, इसमें पैरेलल लगा दी, यहाँ पे वोल्टेज मीटर लगा रखा है। अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा कि इसमें I है जो वो I1, I2, I3 हो जाएगा, इसका ये रहा। करंट टोटल क्या है, I1, I2, I3 तीनों को जोड़ के करंट बन जाएगा। और R1, R2, R3 पहले से डिफरेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/, ये रेसिप्रोकल नहीं होगा। वहाँ पे जहाँ पे R सिंपली तीनों को जोड़ के था, यहाँ पे तीनों को रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा और उसको वापस से रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी रेसिप्रोकल का ही है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्रुप रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सबको रेसिप्रोकल मतलब 1/, करके फिर ऐड करना है, फिर उसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसका एग्जांपल देखो, 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 5, 10 और 30 के, 12 वोल्टेज की बैटरी है। अब करंट फाइंड आउट करना है, टोटल करंट फाइंड आउट करना है, ईच रजिस्टर का करंट अलग अलग फाउंड करना है, टोटल करंट देखना है और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस देखना है। अब पहले तो इन्होंने क्या दिखा रखा है, I1, I2, I3 तीनों अलग अलग निकालेंगे। पहले I1 निकाला, अब वोल्टेज तो टोटल सबकी सेम ही रहेगी, तो वोल्टेज तो अलग ही लेंगे।
तो पहले 5 वाला, 10 वाला, 30 वाला, तीनों का अलग निकालेंगे। 5 वाले में इतना करंट आ गया, फिर 10 वाले में इतना निकल आएगा, 30 वाले में इतना निकल आएगा। फॉर्मूला ही लगाना I इक्वल टू V अपॉन आर। देन टोटल करंट फाइंड करने के लिए I1 I2 I3 तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल करंट मिल जाएगा। अब जब टोटल करंट मिल गया तब इन्होंने टोटल रेजिस्टेंस भी पूछा था। अब उसका रेसिप्रोकल, जैसे 5 था, 10 था, 30 था, अब तीनों को रेसिप्रोकल 1 अपॉन में करके फिर उनका टोटल करना है। अब टोटल आपको आता होगा, मैं ये समझती हूँ कि साइंस पढ़ रहे हो तो मैं तो आपको आती होगी। तो सिंपली एल्शियम लेके आपको इसका यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, तो 10/30, तो ये कट करके 1/3 आ गया। अब 1/3 वैल्यू आप ये देखो कि 1/RP, मतलब R पैरेलल की वैल्यू आई है। हमें सिर्फ RP की वैल्यू चाहिए, 1/RP की वैल्यू नहीं चाहिए। तो दोनों को वापिस से रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी सिर्फ 3 वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें देखो 2 पैरेलल हैं लेकिन साथ साथ में सीरीज ही है। अब R1 और R2 ये पैरेलल है, R3 R4 R5 ये पैरेलल है। अब इसमें इसकी पैरेलल की अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसकी पैरेलल की अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू को सिंपली जोड़ सकते हैं क्योंकि ये और ये एक ही लाइन में लगे हुए हैं सीरीज, इसको सीरीज मानेंगे, ये इनको पैरेलल नहीं मानेंगे। अगर ये बस एक वायर है ऐसे घुमा रखी है, अगर इसको सीधा कर देंगे तो ये एक सीरीज ही हो जाएगी ना। इसको आप ऐसे मान लो कि यहाँ पे 2 लगे हैं, फिर यहाँ पे 3 लगे हैं, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ पे 3 4 और 5 लगा है। इनको पैरेलल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनकी पैरेलल की, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में है। तो ये एक ट्विस्ट डाला है इन्होंने। तो देखो अब इसमें 1 2 दे रखे हैं, 3 4 5 की अलग वैल्यू दे रखी है और वोल्टेज दे रखी है। अब इसमें वही कर रखा है, देखो पहले 1 और 2 की वैल्यू निकाल के इसका रेसिप्रोकल कर रखा है, और सिमिलरली फिर दूसरे वाले का 3 4 5 का अलग निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर रखा है। अब ये 8 आ गया, ये 10 आ गया, इसको सिंपली जोड़ के इतना बना दिया। अब जब रेजिस्टेंस निकल गया तो इसकी वैल्यू पता ही थी, तो ये अपना सिंपल निकाल लेंगे। अब नाउ सीरीज सर्किट करंट इज कांस्टेंट। अब सीरीज सर्किट में क्या है, करंट कांस्टेंट रहता है, ये पढ़ चुके अपन कि सब में से करंट सेम जाता है। दस इट इज ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिसेबल कनेक्ट इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। अब क्योंकि उसमें करंट सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस एक तरह का आप कोई भी चीज़ भी कह सकते हो कि अगर सीरीज में करंट सेम जा रहा है तो कोई भी 2 ऐसी चीज़ें जिनको किसी को करंट कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, उनको हम सीरीज में नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक चीज़ ख़राब भी हो सकती है, क्योंकि एक चीज़ को कम चाहिए अगर हम ज़्यादा, क्योंकि वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो ये इम्प्रैक्टिसेबल है कि अगर बल्ब हो गया या हीटर हो गया, इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि दे नीड करंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑपरेट। उनको ऑपरेट करने के लिए ही बहुत डिफरेंट वैल्यूज चाहिए। अनदर मेजर डिसएडवांटेज और क्या है, व्हेन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। अगर सीरीज में क्या प्रॉब्लम है, अगर शुरू में ही एक कोई कहीं पे खराबी हो गई तो उससे आगे वाली सारी सीरीज ही खराब हो जाएगी, वो कनेक्शन काट देती है। जैसे फेरी लाइट्स है या दिवाली में आप लड़ियाँ लगाते हो, तो अगर एक बल्ब खराब हो गया तो उसके आगे वाली सारी लड़ी ही खराब रहती है। तो अगर उसको ठीक करने के लिए आप किसी को बुलाओगे भी तो उसको ढूंढने में ही बहुत टाइम लग जाएगा कि कौन सा, उसको एक बल्ब मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कौन से बल्ब का जो वो फिलामेंट है वो फ्यूज़ हुआ है, क्योंकि सीरीज में जहाँ से ख़राब हो गया उसके आगे वाली सारी वायर ही ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बल्ब भी ख़राब है, आगे वाले बल्ब हो सकता है सही हो, लेकिन क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं तो यहाँ पे कनेक्शन टूटा और वो आगे वाला सारा ही खत्म हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिशियन स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन ट्रबल लोकेशन रिप्लेसिंग द डेड बल्ब, हमें पता नहीं चलता उसका। ईच हैज़ टू बी टेस्टेड टू फाइंड विच वन फ्यूज और गॉन। टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। अब जब पैरेलल होता है उसमें टोटल जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर सीरीज में है वो सिंपली ऐड हो जाती है, लेकिन अगर पैरेलल में है तो वो ऐड होकर उतना ज़्यादा नहीं बनता। अब जैसे ये था, अब रेजिस्टेंस कितने थे, 10 40 30 20 60, अगर इन सबको जोड़ोगे कितनी अमाउंट बनेगी, लेकिन अगर पैरेलल में हमने टोटल पाँचों को जोड़ के देखा तो कितना बना, सिर्फ 18 ही बना। तो यही इसमें बता रखा है कि जो टोटल वैल्यू होती है पैरेलल में वो डिक्रीज हो जाती है। डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्स डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। अलग अलग जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको अलग अलग करंट चाहिए होता है उनको ऑपरेट करने के लिए, सबकी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट सिंपली आप ये समझो कि जब किसी भी चीज़ में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास
एक तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपको आएगी ये तो एडवांटेज है ही, लेकिन वो गर्म भी हो जाता है। जैसे पंखा कितने टाइम से चल रहा है गर्म हो जाएगा, टीवी कितने टाइम से चल रहा है गर्म हो जाएगा, फ्रिज चल रहा है गर्म हो जाता है। तो अगर किसी चीज़ से लगातार इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो वो हीट हो जाती है, उसी को हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। अभी आप सिंपली कैसे देख सकते हो, बैटरी और ए सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं सेल के अंदर वो जनरेट करते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, जो दो टर्मिनल है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट थ्रू ए रजिस्टर और ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड टू द बैटरी। मतलब ये पहले भी बता दिया कि सेल का काम ही ये है कि वो दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल अलग अलग बना सकें। वेयर डज दिस एनर्जी गो, अब ये है कि सेल ख़त्म हो जाता है, नया सेल डालना पड़ता है, तो वो एनर्जी जाती कहाँ है, तो वो एनर्जी यूजफुल वर्क, एक तो वो काम कर रहा है इसलिए एनर्जी, लेकिन एक और चीज़ क्या है, एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। कोई भी गैजेट है, कुछ भी चीज़ है जो काम कर रही है, उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। इफ़ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा ही रेजिस्टेंस शो कर रही है वो, तो क्या होगा, एनर्जी कंटिन्यूस गेट्स डिसिपेटेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसमें से लगातार वो हीट ही होगा, उसी को ही नो दी हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वो लगातार हीटअप होता रहेगा। यूटिलाइज इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन, अब आयरन करते हो या इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें यही चीज़ यूज़ की जाती है कि उसकी हीट ही यूज़ होती है। अब नेक्स्ट इसमें ये फॉर्मूलाज हैं, P इजिकल टू वी आई, H इजिकल टू वी आई टी, ये सिंपली फॉर्मूलाज पावर के हैं। अब पावर के, अब करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए रजिस्टर, अगर एक रजिस्टर में से करंट आई फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस आर है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, टाइम टी है, क्या वो उसका चार्ज है जो फ्लो होगा, तो उसमें उसका सिंपली इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि इसको पावर बोलेंगे, और जो हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, तो वो क्या हो जाएगा, V इजिकल टू P इजिकल टू वी क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन जो V और क्यू अपॉन टी है उसको क्यू अपॉन टी को ही इन्होंने I लिख रखा है, तो P इजिकल टू वी आई, और नीचे एक और फॉर्मूला बना रखा है कि जो वी आई है, वी आई इंटू टी को H बोल रखा है। अब यहाँ पे H क्या है, H इज हीट, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं, आगे इक्वेशन में काम होंगे। नाउ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अब ये आई स्क्वायर आर टी कैसे आया, जैसे यहाँ पे H इजिकल टू वी आई टी है, तो यहाँ पे पता है कि V इजिकल टू आई आर होता है, तो अगर V की वैल्यू यहाँ पे भर दें आई आर, तो आई आर और आई टी तो साथ में है ही, तो ये बन गया आई स्क्वायर, हो गया आई स्क्वायर आर टी, तो ये H की वैल्यू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, और ये ही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ये इसका फॉर्मूला है। अब हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर, अब कोई किसी भी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है तो वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के, ये रहा आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के आर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के टी के, कोई भी अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे इसमें एग्जांपल है 840 360, इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम और व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, और वोल्टेज इन्होंने 220 दे रखा है, तो करंट और रेजिस्टेंस ये देखना है। अब फॉर्मूला पता है कि P इजिकल टू वी आई है, तो उसमें से I को देख लेंगे कि V अपॉन में चला जाएगा, तो I इजिकल टू P अपॉन वी हो जाएगा, तो हम मैक्सिमम का भी देख लेंगे और मिनिमम का भी देख लेंगे। मैक्सिमम में क्या है, अब P अपॉन वी करना है, तो पावर कितनी है, ये वॉट है, पावर की जो ऐसा यूनिट है वो वॉट है, इन्होंने बताई नहीं है वहाँ पे, तो 840 वॉट ये पावर हो गया, तो 840 अपॉन वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, तो ये आई निकला है, जब आई निकाल लिया उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस भी निकल जाएगी, वोल्टेज अपॉन आई की वैल्यू रख के रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली मिनिमम पे कर लेंगे। नेक्स्ट 100 जूल, अब ये हीट का फॉर्मूला आ गया, 100 जूल हीट दे रखी है, 4 ओम जो रेजिस्टेंस दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस देखना है आपको, तो यहाँ पे H की वैल्यू है, R भी दे रखा है, टाइम इन्होंने कहा है ईच सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड हो गया, और वोल्टेज फाइंड करनी है, तो सिंपली ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये कैसे आया, ये देखो, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है, और आपको I निकालना है, तो जो आर टी है वो इसमें अपॉन में चला जाएगा, और H अपॉन आर टी आ गया इजिकल टू आई स्क्वायर बचा,
और यहाँ पे से स्क्वायर को रिमूव करके इसको रूट में रख दिया, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला आ जाएगा। जब आई की वैल्यू निकल आई तो इसको v इक्वल टू आई आर में रख के आप v भी निकाल लोगे इजीली। नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स देखने हैं, ये भी ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन किया ही हुआ है। कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट एंड अल्टर देयर प्रॉपर्टीज। अब वो क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आएगा ही आएगा। पहली बात तो उसका यूसेज कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल ओवन हो गए, केटल हो गई, हीटर्स हो गए, इसमें सब में ये चीज़ यूज़ होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसमें भी यूज़ होती है। फिलामेंट्स मस्ट रिटेन एज मच ऑफ द हीट जनरेटेड एज इट पॉसिबल। फिलामेंट्स है जो बल्ब के, वो भी लगाने चाहिए जो उसको रिटेन कर सकते हैं कि पॉसिबल है। वो फ्यूज़ जो फ्यूज़ हो गया तो ऑफकोर्स वो करंट सर्किट है जो वो बंद ही हो जाएगा। मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। फिलामेंट ऐसा होना चाहिए जो मेल्ट ना हो सके, इसलिए स्ट्रॉन्ग मेटल यूज़ होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले, सच एज टंगस्टन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 होता है, वो मेल्ट नहीं होता, इसलिए उसको बल्ब के फिलामेंट्स में यूज़ किया जाता है। बल्ब आर यूजली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन। उसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन होती है, आर्गन गैसेज होती हैं, ताकि वो फिलामेंट को लंबा रख सके, फिलामेंट उसमें ख़राब नहीं होता है इस गैस में। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट। ज़्यादातर वो हीट ही यूज़ होती है। स्मॉल पार्ट है जो उसका फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटर, जो हमें रोशनी मिलती है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन क्या है, जो फ्यूज़ है। अब जैसे घर में फ्यूज़ है, फ्यूज़ हो गया, अब घर में बिजली आ रही है, फ्यूज़ लगा होता है, अगर ज़्यादा बिजली आ जाएगी तो फ्यूज़ में ऐसा ही कोई मेटल या रेजिस्टेंस लगाया होता है जो इससे जितना करंट चाहिए उससे अगर ज़्यादा करंट आए तो वो मेल्ट हो जाएगा, या अगर मेल्ट हो गया, वो ख़राब हो गया, पिघल गया, तो सर्किट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। फ्यूज़ ख़राब हो गया तब उसको बोलते हैं, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है जो उसको रोक देता है। स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एन अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस। पीस ऑफ वायर, मेटल और एन अलॉय, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड। अब ये ही टुकड़े उनमें फ्यूज़ में लगाए जाते हैं। इफ़ करंट लार्जर दैन द स्पेसिफाइड वैल्यू, अगर कुछ वैल्यू से जो करंट है वो ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीज, तो फ्यूज़ की वायर का इंक्रीज हो जाएगा। मेल्ट द फ्यूज़ वायर, ब्रेक द सर्किट, तो उससे सर्किट जो ब्रेक हो जाएगा। इन केस इन कार्ट्रेज ऑफ पोर्सिलेन और सिमिलर मटेरियल विद मेटल एंड, तो जो फ्यूज़ की वायर होते हैं, जो ऊपर वाले मटेरियल होते हैं, वो इस चीज़ के बनते हैं। द फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक, अब जो अपने घरों में यूज़ होता है वो इतने एम्पियर के ही फ्यूज़ यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल भी इन्होंने दे रखी है, जैसे एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें इतनी पावर चाहिए, 1 किलोवाट की पावर चाहिए, इतना उसकी वोल्टेज है 220, तो उसका करंट है जो इतना 4.54 एम्पियर करंट है। तो अगर इतना उसको चाहिए तो हम जो फ्यूज़ है उसमें क्या यूज़ करेंगे, 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि 4.5 तो उसको यूज़ ही करना है। अगर उससे कम में लगाया तो वो चलेगा ही नहीं, फ्यूज़ पहले ही वो फ्यूज़ हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा करंट का हम फ्यूज़ यूज़ करेंगे। देन लास्ट टॉपिक शुड बी इलेक्ट्रिक पावर। सो इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर, ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। मतलब किसी भी वर्क को करने की जो उसमें एनर्जी लगती है उसी को पावर बोलते हैं। पावर की फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि पावर इजिकल टू वी अपॉन आई होता है, और यहीं पे अगर हम v की वैल्यू लिख दें, v की वैल्यू आई अपॉन आर होती है, तो वो आई स्क्वायर आर बन जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू लिख दें, v अपॉन आर लिख दें, तो वो वी स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा। देन इसकी अब ऐसा यूनिट जो पावर की क्या होती है, वो वाट होती है, वो मैंने बता दिया आपको पहले। और कई बार क्या होता है कि जो यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल, एक्चुअल प्रैक्टिकल जब पावर बहुत पावर के यूज़ होते हैं तो इसलिए मोस्टली इसकी किलोवाट वाले पावर वाले यूज़ होते हैं। एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी अब उसकी पावर एंड टाइम की प्रोडक्ट है, तो इसलिए उसकी एनर्जी की जो यूनिट है उसको वाट आवर बोलते हैं। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब ये हो गया किलोवाट मतलब 1000 वाट, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करके, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल की एनर्जी। ये एनर्जी 1 किलोवाट आवर की है। अब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैनी पीपल थिंक इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन कंज्यूम ही हो गए, ख़त्म ही हो गए, ऐसी नहीं होती। कोई भी सर्किट है अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो वहीं रहते हैं, वो ना ख़त्म होते हैं ना जनरेट होते हैं,
लेकिन उसको फ्लो करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हमें चाहिए होती है। वही पे द इलेक्ट्रिक बोर्ड, इलेक्ट्रिक कंपनी जो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स का बिल पे नहीं करते, टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन्स, कि उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करवा सके, उसके लिए एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं हमें। जो गैजेट्स में से इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन, इंजन जो भी चलता है, वी पे फॉर दी एनर्जी डैट वी यूज़। तो उन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए हम उस एनर्जी के लिए पेमेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी कंज्यूम नहीं होते। नाउ न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक बल्ब वोल्टेज आ गया, एम्पियर आ गया, पावर पता करना है, सिंपल फॉर्मूला P इक्वल टू VI, इजी पीजी। द नेक्स्ट इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, पावर दे रखी है, टाइम दे रखा है, डेज दे रखे हैं और ओके अमाउंट भी दे रखा है, तो हमें पैसे ही पता करने कितने हैं। अब सिंपली पहले तो फॉर्मूला ही है कि पावर दे रखा है इंटू टाइम दे रखा है और डेज भी हैं तो डेज साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 96,000 हो गया। अब उसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए तो ऊपर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 96 रह गया। अब इन्होंने बोला कि 1 किलोवाट आवर के लिए 3 रुपये हैं, तो 96 किलोवाट आवर के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। So I guess that's it. Chapter is closed. Thank you.